हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 4 की, जो कि है नियमित बाजार क्या होता है। और इसके साथ ही इसमें सहकारी विपणन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होती है और राजकीय व्यापार स्टेट ट्रेडिंग क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियमित बाजार। तो स्टूडेंट, नियमित बाजार मतलब देखिए रेगुलेटेड का मीन्स होता है ऐसे बाजार जो किसी नियम के अंतर्गत बंधे हुए हों। नियमित बाजार मतलब जो ऐसे बाजार जो किसी नियम के अंतर्गत संचालित होते हों। तो हम इसकी परिभाषा जब समझेंगे तो कैसे कि ऐसे बाजार जिसमें कृषि से संबंधित उत्पादों को और कृषि के उत्पादों को खरीदा और बेचा जाता है, जो कि सरकार के नियंत्रण में होते हैं और सरकार के द्वारा समिति बनाकर इस प्रकार के बाजार का नियमन और अधिनियमन किया जाता है। ठीक है, तो दो तीन चीजें क्या हो गई इसमें। यह जो है कृषि से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, गेहूं, जो अनाज होते हैं, फल सब्जियां होती हैं, उनके लिए होता है। दूसरी चीज, यह सरकार के नियंत्रण द्वारा संचालित होता है और इसकी व्यवस्था के लिए सरकार समिति बनाती है और इसमें जो है नियमानुसार कार्य किया जाता है। तो यह होता है नियमित बाजार। और हम इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, नियमित बाजार के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो कि किसी सरकार के द्वारा स्थापित समिति के द्वारा कृषि संबंधित उपज को बेचने और खरीदने के लिए की जाती है। ठीक है, यह है रेगुलेटेड मार्केट, नियमित बाजार। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों ये बनाई जाती है? तो इसके उद्देश्य हैं हितों की सुरक्षा करना। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो गरीब किसान है, छोटे किसान है, जिनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, जो अपने माल को बेच नहीं पाते हैं, उन सभी जो किसान हैं उनको हित में सुरक्षा प्रदान करना। फिर मध्यस्थों का उन्नयन। सरकार इस प्रकार की समितियां गांव में भी जो तहसील क्षेत्र है, जिला क्षेत्र है, वहां पर स्थापित करती है। तो गरीब किसानों के लिए वहां पे पहुंचकर माल को बेचना और उचित मूल्य निर्धारित करती है। तो किसानों को जो है डायरेक्ट अपना उपज का सही मूल्य मिल जाता है। फिर है सही तौल। यह जो समितियां होती हैं, मंडी होती है, यहाँ पर तोलने का काम भी किया जाता है सरकार के द्वारा। तो जो माल है वह सही वजन का तोला जा सकता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, इसके अंतर्गत सभी किसान अपना कृषि उपज बेच सकते हैं। जो भी किसान चाहे वह अपना कृषि से संबंधित प्रोडक्ट को खरीद और बेच सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा जो आपस में किसानों में रहती है और किसानों को जो अपनी उपज का मूल्य है उनकी क्वालिटी के हिसाब से एक जैसा मिलता है। मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो प्रतिस्पर्धा जो होती है वह स्वस्थ होती है। फिर है लाइसेंसधारी आड़तिया। इस मंडी के अंतर्गत जो भी काम करते हैं, आड़तिये का, एजेंट का काम जो करते हैं, उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से इस बात की सुरक्षा हो जाती है कि जो भी किसान माल बेच रहा है, जिस व्यक्ति के थ्रू बेच रहा है, जिस एजेंट के थ्रू बेच रहा है, वह सही व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास एजेंटशिप का लाइसेंस रहता है। फिर उत्पादकों को प्रेरणात्मक मूल्य। चूंकि इसके अंतर्गत मूल्य जो है वह सरकार के द्वारा समस्त परिस्थितियों को देखकर निर्धारित किए जाते हैं। जो प्रेजेंट की कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से तय किए जाते हैं। तो सभी किसानों को अपनी उपज का मांग के अनुसार सही मूल्य प्राप्त होता है। फिर विश्वसनीय सूचनाएं। यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सब का व्यवस्थित लेखा जोखा रखा जाता है, प्रॉपर अकाउंटिंग की जाती है। तो जिसके कारण जो भी सूचना वहां पर मिलती है वह विश्वसनीय होती है और हम उस पर विश्वास करके अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो यदि स्टूडेंट आपको इसके उद्देश्य या लाभ आते हैं तो आप इस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, नियमित बाजार के क्या उद्देश्य या लाभ होते हैं। अब हम बात करेंगे दोष या सीमाएं। क्या दोष होते हैं इसकी? तो नियमित बाजार में मंडी शुल्कों की दरों में अंतर होता है। जो मूल्य तय किए जाते हैं उन दरों में अंतर होता है
मार्केट प्राइस बाजार मूल्य उस समय में कृषि उपज का जो चल रहा है और मंडी में जो मूल्य निर्धारित किया गया है, नियमित बाजार में जो मूल्य निर्धारित किया गया है, उसमें अंतर होता है। उसके कारण किसानों में डिससेटिस्फेक्शन होता है, असंतुष्टि आती है, क्योंकि उन्हें कभी कभी बाजार मूल्य से कम मूल्य पर भी माल को बेचने का समझौता करना पड़ता है। फिर है समय पर भुगतान की समस्या। जनरली यहाँ पर सरकार के द्वारा, समिति के द्वारा माल खरीद तो लिया जाता है, लेकिन पेमेंट जो है वह ग्राहक के खाते में, जो किसान है उसके खाते में डायरेक्ट आता है, सीधा जो है ट्रांसफर की जाती है। तो वह राशि जो है उसके समय अवधि जो है बहुत बार लंबी हो जाती है, काफी समय तक अकाउंट में पैसा नहीं आता है। तो उसके कारण किसानों की पूंजी जो है वह फंसी रहती है। फिर मंडियों में पक्की सड़कों का न होना। जो मंडियां होती हैं उसमें व्यवस्थाओं की बहुत कमी रहती है, जैसे कि अनाज मंडियों ने खरीद लिया और उसके बाद जो है गीला हो रहा है, बारिश आ गई, प्रॉपर गोडाउन्स नहीं होते हैं, गोदामों की कमी होती है, पक्की सड़कों की कमी होती है, फिर बैठक व्यवस्था नहीं रहती है। यदि गर्मी है, धूप में किसान जो है वहां बाजारों में इंतजार कर रहे हैं, छांव नहीं रहती है। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई सूचना वहां पर प्राप्त नहीं हो पाती है, योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, समयावधि की जानकारी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से जो नियमित बाजार है, रेगुलेटेड मार्केट है, उसमें इसकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ये होता है नियमित बाजार। अब नियमित बाजार में आपको सबसे ज्यादा चलता है कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी जिसको हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। कृषि उपज मंडी एक ऐसी जगह, ऐसा बाजार जहां पर किसानों के द्वारा अपना कृषि उत्पाद जो भी वो उत्पादन करते हैं, गेहूं, चना, दाल, वह सब जो है वह बेचा जा सकता है, सरकार उसकी खरीदी करती है। तो यह नियमित बाजार का ही एक प्रकार है। कृषि उपज मंडी जो है वह एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की जाती है। इसके अंतर्गत कृषि उपज मंडी का पूरा संचालन सरकार के बनाए गए अधिनियम के अनुसार किया जाता है और इसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति भी वह सरकार के द्वारा की जाती है। और जो कृषि उपज मंडी होती है, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं, सदस्य होते हैं, वह सभी क्षेत्रों के होते हैं। जैसे हम बात करें तो इसमें किसान भी सदस्य होते हैं और इसमें जो है जो मजदूर काम करता है, हम्माल होता है, जो सामान को उठाने का कार्य करता है, वह भी इसके सदस्य होते हैं। बैंक जो है, भूमि विकास बैंक, खाद्य संबंधी जो लोन देती है, वो बैंक भी इसके सदस्य होती है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्य भी जो है इसमें प्रतिनिधि होते हैं। संसद सदस्य के सदस्य जो है वह भी इसके प्रतिनिधि होते हैं। तो इस प्रकार से कृषि उपज मंडी में आपको इसका प्रबंध हमने अभी देखा था इसका, कि समिति बनाकर किया जाता है। कितने प्रकार की समिति जो है वह डिपेंड करता है उनको कितने प्रकार की समितियों की व्यवस्था की जरूरत हो रही है। और प्रशासन जो है वह संचालक मंडल के द्वारा या सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। और इस उपज मंडी में सदस्य जो है वह किसानों की तरफ से भी होते हैं। ठीक है, जो वहां पे कर्मचारी हैं वो होते हैं, जो काम करते हैं, ऑफिस स्टाफ होता है। फिर हम्माल जो मजदूर होते हैं, जो कृषि उपज को उठाने करने का काम करते हैं, वो भी होते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा भूमि विकास बैंक का भी सदस्य होता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। विधानसभा सदस्य। इस प्रकार से यह जो कृषि उपज मंडी है, जो जिला स्तर और तहसील स्तर पर कार्य करती है, किसानों से कृषि उपज को खरीदती है और मूल्य का भुगतान करती है और जो उपज उसके द्वारा खरीदी जाती है उसका विक्रय करती है। तो यहाँ पर जो इसका प्रशासन जो किया जाता है वह सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किया जाता है।
तो यदि आपको कृषि उपज मंडी क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या है, उसके लाभ और दोष क्या है, तो यदि आपको आता है चूंकि यह नियमित बाजार का ही एक प्रकार है तो इसके उद्देश्य यही रहेंगे और लाभ और दोष भी यही रहेंगे। इसके पॉइंट्स जो है आपको एज इट इज यूज करने हैं। सिर्फ डीलिंग जब आप लिखेंगे इसमें तो नियमित बाजार की जगह कृषि उपज मंडी में हितों की सुरक्षा होती है। फिर कृषि उपज मंडी में के कारण मध्यस्थों का उन्मूलन होता है। किसान प्रत्यक्ष रूप से जाकर अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने माल को बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कृषि उपज मंडी होती है। अब हम बात करेंगे सहकारी विपणन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। तो सहकारी साथ में मिलकर कार्य करना। सहकारी का अर्थ क्या होता है? कोऑपरेटिव, साथ में मिलकर कार्य करना। और विपणन कर रहे हैं मतलब माल को खरीदना व बेचना। और अपन चूंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ऐसा बाजार या ऐसी मार्केटिंग जिसमें एक दूसरे के सहयोग से माल को खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पर भी पूरा जो नियम कानून है वह सरकार द्वारा स्थापित होते हैं और यह 3 लेवल पर कार्य करती है। राष्ट्रीय लेवल पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। 3 लेवल पर यह सहकारी समितियां जो है वह कार्य करती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि एक दूसरे के सहयोग से किसानों के माल को खरीदना और बेचना। ठीक है, सहकारी विपणन। तो यह जो समितियां हैं यह सरकार के द्वारा ही चलाई जाती हैं। देश में 3 प्रकार की समितियां जो है चल रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी विपणन, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विपणन और जिला स्तर पर या स्थानीय स्तर पर हम बोल सकते हैं इसको, स्थानीय स्तर पर भी बोल सकते हैं। स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर हम बात करेंगे तो स्थानीय समिति, सहकारी समिति। तो इसका भी कार्य वही रहता है जो कृषि उपज मंडी है कि सही मूल्य पर किसानों से माल को प्राप्त करना, उनको किसी भी प्रकार की समस्या न आने देना और किसानों से उनके सहयोग के लिए किसानों से सीधा माल खरीदना ताकि मध्यस्थों का उन्मूलन हो, वित्त की सुविधा उन्हें प्रदान करना, किसी प्रकार के लोन की उनको आवश्यकता है तो वह व्यवस्था करवाना और इसके साथ ही कम कीमत पर बीज की व्यवस्था करना, खाद की व्यवस्था करना। यह सब कार्य जो है सहकारी समिति के द्वारा किया जाता है। तो यदि हम कहें कि सहकारी समिति जो है किसानों की मदद के लिए स्थापित की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है एक दूसरे के साथ सहयोग करके जो उपज है, कृषि उपज है, उसका बेहतर से बेहतर मूल्य किसानों को प्राप्त करवाया जाए। तो ये होता है सहकारी विपणन। पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा ही होती है। यहाँ भी जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं या जो सहकारी समिति में पोस्ट होती है वह सरकार के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। नियम भी जो है वह सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब हम बात करें इसके उद्देश्य और लाभ की, तो चूंकि यह भी कार्य वही कर रही है कि किसानों के माल को खरीद रही है, तो यहाँ उसके उद्देश्य और लाभ भी वही रहेंगे जो हमने ये पढ़े हैं कि हितों की सुरक्षा प्रदान करती है, मध्यस्थों का उन्मूलन करती है, सही तोलमाप करती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। फिर लाइसेंसधारी आड़तिया, इसमें समिति के जो सदस्य होते हैं वह उसमें रजिस्टर्ड होना, समिति का सदस्य होना अनिवार्य होता है। फिर उत्पादकों को प्रेरणात्मक मूल्य, चूंकि समितियां जो है सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य जो है यहाँ पर लेती है, तो जो उत्पादकों को मूल्य मिलता है वह सेटिस्फैक्टरी मूल्य मिलता है। यदि हम इसके दोष या सीमाओं की बात करें तो सीमाओं में जो है हम और भी डाल सकते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप होने से क्या होता है, नियंत्रण थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, भ्रष्टाचार की संभावना होती है, सही मूल्य नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से दोष जो रहेंगे आपके किसके, सहकारी विपणन के, वह सेम ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे राजकीय व्यापार, स्टेट ट्रेडिंग। ये हमने देखा था सहकारी समिति एक दूसरे के सहयोग से। राजकीय व्यापार, राजकीय व्यापार यह भी सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था है
जिसके अंतर्गत राज्य सरकार सीधे किसानों से कृषि उपज को, जो उनके प्रोडक्ट है, अनाज है, दालें है, उसको प्रत्यक्ष रूप से खरीदती है। तो यह व्यवस्था वर्तमान समय में जो है चल रही है, लेकिन इसका विरोधाभास भी बहुत होता है, क्योंकि इसके कारण मध्यस्थ जो है वह अपना लाभ नहीं कमा पाते हैं। तो जब व्यापार राज्य की सरकार के द्वारा स्थापित नियुक्त अधिकारी के द्वारा, समिति के द्वारा किया जाता है, किसानों से सीधे कृषि उपज को खरीदा जाता है, तो उसे हम कहेंगे राजकीय व्यापार। ठीक है। अब राजकीय व्यापार यह भी क्या कार्य कर रहा है, किसानों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके उनके माल को खरीद रहा है। तो इसके यदि हम उद्देश्य और लाभ और दोष की बात करेंगे तो क्या होगा, यही सब पॉइंट आएंगे, कुछ अलग आएंगे। इसमें थोड़ा सा ये आ जाएगा कि सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो जाता है, और हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होने से भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा रहती है, मूल्य का जो है निर्धारण में गड़बड़ होने की संभावना रहती है, और मूल्य प्राप्त होने में देरी होने की संभावना अधिक रहती है। तो स्टूडेंट, यूनिट 4 की यदि हम बात करें तो उसमें हमें नियमित बाजार क्या होता है, कृषि उपज मंडी जो हमने समझा वो क्या होती है, उसका प्रशासन प्रबंध, इनके उद्देश्य, लाभ और दोष जो है वह आपको आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे भारतीय खाद्य निगम क्या होता है, इंडियन फूड कॉर्पोरेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वह क्या होती है। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा 1 जनवरी 1965 को की गई, और 14 जनवरी 1965 से इसने विधिवत कार्य करना शुरू किया। ठीक है। इसकी पूंजी जो है वह 200 करोड़ रुपए है, और यह पूंजी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगाई गई हुई है। कार्यालय, इसका मुख्य कार्यालय जो है मद्रास में है। ठीक है। और प्रबंध जो है भारतीय खाद्य निगम का प्रबंध, मैनेजमेंट एक समिति के द्वारा, कार्यकारिणी समिति और संचालक समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें 12 सदस्य होते हैं, और इन सदस्यों में से चुनकर 3 सदस्य इसकी कार्यकारिणी बनाते हैं, जो कि पूरे निगम की व्यवस्था को देखते हैं। कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है जो कि पूरी व्यवस्था को संचालित करते हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत सभी कार्यों को समिति बनाकर और अधिकारों को प्रदान करके और उद्देश्यों का निर्धारण करके किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय खाद्य निगम है, तो देश में जितना भी खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है उसके संबंध में किसानों से प्रत्यक्ष रूप से खाद्यान्न को इकट्ठा करना, और खाद्यान्न निगम का जो मुख्य कार्य है कि वह फसल बोने तक, मतलब जैसे ही किसान बीज बोता है उसके साथ ही वह किसानों से समझौता कर लेते हैं, अनुबंध कर लेते हैं, और फिर फसल जो होती है उसको खरीद लेते हैं। इन खाद्य निगम का जो कार्य है वह वित्त की व्यवस्था करवाना, और इसके साथ ही यदि किसान को फसल के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई टेक्निकल सुझाव की आवश्यकता होती है, किसी प्रकार की खाद की जरूरत होती है, तो उन सब की व्यवस्था भी करवाती है। और साथ ही यह जो कोई भी जानकारी की आवश्यकता होती है, किसी भी प्रकार की सूचना की आवश्यकता होती है, तो भारतीय खाद्य निगम जो है वह सभी जानकारी उपलब्ध कराती है। तो वर्तमान जो भारतीय खाद्य निगम है, इसका मुख्य शुरुआत में भारतीय खाद्य निगम का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य के अनुसार भारतीय खाद्य निगम को जो है हानि हुई थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसका कार्य बढ़ा है, कार्य क्षेत्र बढ़ा है, उसके बाद से भारतीय खाद्य निगम की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। तो वर्तमान समय में भारतीय खाद्य निगम जो है किसानों से खाद्यान्न सामग्री जो नष्ट हो जाती है, छोटे किसान होते हैं जिनके पास रखने के लिए गोडाउन्स नहीं होते हैं, वेयर हाउसेज नहीं होते हैं, तो उनसे खरीद कर उनको उचित मूल्य प्रदान कर और क्या करती है, उनको अपने गोडाउन में मेंटेन करके रखती है, ताकि देश में मांग और पूर्ति के बीच में
समायोजन रहे, कहीं भी किसी वस्तु की कोई कमी ना हो। तो यह उसको मेंटेनेंस का काम करती है। अब हम बात करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत जो समान रूप से सभी व्यक्तियों को उचित मूल्य पर एक जैसी मात्रा दी जाती है। यदि आपको कंट्रोल की दुकान, यदि आपको पता है कि जिसके अंतर्गत जो है व्यक्तियों को उचित मूल्य पर और एक निर्धारित मात्रा में सामान प्रदान किया जाता है, गेहूं प्रदान किया जाता है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो व्यक्ति है उसे क्या दिया जाता है, सही मूल्य पर और उचित मात्रा, एक निर्धारित मात्रा पर सभी व्यक्ति को एक लिमिट बना दी जाती है। उस लिमिट में आने वाले सभी व्यक्तियों को उचित मूल्य पर एक सही मात्रा प्रदान की जाती है। अब किस प्रकार की दुकानें जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्थापित की गई हैं, तो ये है राशन की उचित मूल्य की दुकानें। कंट्रोल में जैसे शक्कर मिलती है, गेहूं मिलता है, तो राशन की दुकानें जो है अलग अलग क्षेत्र में स्थापित की गई हैं, जहां पर जो व्यक्ति, जो इसका सदस्य का राशन कार्ड जिसके पास होता है, वह व्यक्ति जाकर यहाँ पर मंथ क्या करता है, सामान ले लेता है। और इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरा नियंत्रण सरकार के पास होता है। पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वह सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। कितनी राशि वितरित करनी है, कितनी मूल्य रखना है, यह सब जो है केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फिर सहकारी उपभोक्ता भंडार होते हैं, जहां पर उपभोक्ता वस्तुएं जो उपभोक्ता कंज्यूम करते हैं उन वस्तुओं को रखा जाता है, और यह जो है वह यहाँ पर उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त होती हैं। फिर नियंत्रित कपड़े की दुकानें, इस प्रकार की दुकानें भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा खोली गई हैं, जहां पर उचित मूल्य पर कपड़े प्राप्त होते हैं। यह अभी बहुत ज्यादा शहरों में नहीं है, यह बहुत कम शहरों में अभी स्थापित है। फिर है सॉफ्ट कोक डिपो। इस प्रकार के डिपो भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। इसमें जो है सरकार के द्वारा उचित मूल्य पर सॉफ्ट कोक जो है वह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सुपर बाजार, केंद्र सरकार की नई स्कीम के अधीन सुपर बाजार का कंसेप्ट जो प्राइवेट कंपनी लेकर आई है, केंद्र सरकार भी जो गरीब वर्ग है, निम्न वर्ग है, उनकी सुविधा के लिए सुपर बाजार का कंसेप्ट भी लेकर आई है, जहां पर एक ही जगह पर सभी प्रकार की वस्तुएं उपभोक्ता को उचित मूल्य पर प्राप्त होगी। और मिट्टी का तेल, कैरोसिन, यह हम सभी जानते हैं। तो मिट्टी का तेल भी जो है सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक निर्धारित मात्रा ही एक कस्टमर को एक समय में देती है और उचित मूल्य पर देती है। तो ये है स्टूडेंट, आपको भारतीय खाद्य निगम के बारे में आ सकता है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है क्या होती है, उसके कौन कौन सी प्रकार हैं वो बताइए, उद्देश्य और लाभ बताइए। तो उद्देश्य और लाभ तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये है स्टूडेंट हमारी यूनिट 4।